बात देखिए पूर्णिमा जी, हमारे जो विजय मिश्रा जी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे उस हिसाब से नहीं होता है। 70% हिंदू भाई है तो 70% हमारे हिंदू भाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी को वोट दी है। आज 48 9.8 का डिफरेंस 2021 में था, तो हमारे सबसे ज्यादा वोट देने वाले अगर कोई है तो वो हमारे हिंदू भाई है, ममता बनर्जी को समझ लिए। वो हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के रीजनल नेता है, रीजनल नेता है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को धूमल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाम की बदनामी कर रही है, कहीं न कहीं मोदी जी के नाम बदनाम कर रहे शुभेंदु अधिकारी। आज हम समझते हैं कि ईद का इतना बड़ा त्योहार है, तो आप अगर हमारे शुभेंदु अधिकारी अगर मैसेज अगर देते ईद की ढेर सारी बधाई तो कौन सा बात हो जाता। हम होली, हम दशहरा, हम छठ, हम बुद्ध पूर्णिमा, हम बड़ा दिन, हम तमाम लोग हम लोग एक साथ में मनाते हैं। और मेरी नेत्री ममता बनर्जी ये कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा उत्सव हम सबका, हम लोग तमाम लोग उत्सव मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ चीज मनाते हैं। हम तमाम जितने भी हमारे कम्युनिटी है हम सब जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बात तब भी याद रखनी ये बात तब भी याद रखनी चाहिए थी जब जुलूस को निकालने के लिए परमिशन के लिए इतना मारा ना करना पड़ता। रामनवमी का मौका होता, हिंसा हो जाती तो फिर उसके लिए आप पर्टिकुलर पार्टी पर आरोप न लगाते। जब मुहर्रम को अपने प्राथमिकता पर रखने की बजाय आप रामनवमी और उसके जुलूस और उसके समय को प्राथमिकता पे रखते तो सुनने में और समझने में दोनों जगह से अक्सर आसान लगता है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं लगती। ठीक है, रुकिएगा सर। चंदन घोष चौधरी साहब, आज की तारीख में जब आपने बीजेपी को सुन लिया, जब आपने टीएमसी को सुन लिया, अब इसके बाद कांग्रेस के पास क्या है? क्रिटिसिज्म है या कोई और नैरेटिव है? नैरेटिव तो ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, दुख है खाली। क्योंकि विजय साहब का बात सुने हैं, पहले सोचना पड़ेगा जितना मतलब हम लोग का जैसा बंगाल का पॉलिटिक्स है इसका जिसमें मालूम है तो ये कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि बंगाल एक सेकुलर स्टेट था। लेकिन अभी जो कैरेक्टर बदल गया, ये दुख का बात है। ये हम लोग बहस करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हक साहब विजय साहब का एक ही बात है, ये धर्म का मुद्दे पर। लेकिन एक बात नहीं आया जिसके डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसपे बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए। हो सके ये बंगाल में बीजेपी पावर में सत्ता में नहीं है, फिर भी सेंट्रल में तो है। क्या डेवलपमेंट है? ये सत्ता बंगाल में आने का बाद ही डेवलपमेंट होगा। ये अगर हुआ तो ये पॉलिसी गैप्स है, ये पॉलिसी लैप्स है, ये तो सोचना पड़ेगा। और दूसरा बात जो एग्जाम्पल दिए, इंग्लैंड का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि बिगेस्ट डेमोक्रेसी आप ही क्लेम करते हैं, हम लोग ही क्लेम करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात जो होता है, कौन मंदिर में जाएंगे और वो कौन मतलब ये मुस्लिम समाज का साथ मिलेंगे, ये दूसरा बात है, क्योंकि ये सेकुलर कॉन्सेप्ट में हम एक ही है। लेकिन बात जो है 2021 जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है, ये कंप्लीटली डिविजनल पॉलिटिक्स, जिसको पोलराइज पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन इसी का मुद्दा पे जो बात करता है, ये चुनाव पे जो बात करता है, जैसे डेवलपमेंट का एक चौधरी साहब 2014 के बाद 2014 के बाद सेंटर की तरफ से 2014 के बाद सेंटर की तरफ से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बंगाल में? कितना बड़ा? आप कितना बताइए, इन्वेस्टमेंट हुआ? आप बताइए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। में कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर 8 कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर अभी तक कंप्लीट हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री जी एक कॉरिडोर का उद्घाटन किए थे, 2 कॉरिडोर कंप्लीट हुआ, 8 कॉरिडोर का प्रॉमिस है। दूसरा बात है मेट्रो रेलवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो 3 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए था, ईवी है। और तीसरा बात ये होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट किसने दिया? आई टेल यू, अगर आप कहते हैं कि सेंटर ने कुछ नहीं दिया तो भारतमाला प्रोजेक्ट किसने दिया? बात बोलने दीजिए पूर्णिमा जी। हर सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ तो देना ही है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस पे क्या की, ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट होगा कैसे होगा? डेवलपमेंट का सेंट्रल का क्या मतलब, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये डेवलपमेंट के साथ सेंट्रल कैसे जुड़े हुए हैं? और दूसरा बात ये सुनिए, इतना बात सुनता हूं हम लोग घुसपैठिया का बारे में, ये सही बात है, ये ममता जी का पेट्रोनेज है, इसमें अपीसमेंट है, अपीसमेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो समझ में आना पड़ेगा सबको, जैसे बीएसएफ का कोई भूमिका रहता है, बीएसएफ बोल के है यहीं पे, जिसका एम्बिट 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ज्यादा कर दिए, वो एम्बिट पे काम करेंगे, उसके बाद भी अगर घुसपैठिया है तो बीएसएफ क्यों नहीं अकाउंटेबल होगा?
तो ये बात तो सही है। और जो टीएमसी की सरकार ने आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? टीएमसी की सरकार ने आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? नहीं चौधरी साहब, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। चौधरी साहब, दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आपने शुरुआत की, सर सुनिए चौधरी साहब, आपने शुरू में क्या कहा कि सेंट्रल की तरफ से कोई भी योजनाएं बंगाल में लागू नहीं की गई। मैंने कुछ योजनाओं का नाम लिया तो आपने कहा कि सेंट्रल को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जब मैंने आपसे पूछा कि आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लॉन्च की, तब फिर आप बता पाने की स्थिति में नहीं है। तो सेंट्रल दे भी नहीं रही है, दे भी रही है, दे रही है, तो टीएमसी उसको लागू नहीं कर रही, तो फिर जनता का नुकसान है ना। फिर तो बात बैठाइए चौधरी साहब, मैं आपके मुंह पर बात नहीं बैठा रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रही हूँ। आप पहले सुनिए, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है जो टीएमसी इसमें टीएमसी रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो मैं समझ गई, वो आप नहीं कहेंगे, एक बार नहीं बोले। मेरा बोलने का ये बात है, जैसे भैया साहब बोले इतना सारा इलस्ट्रेशन, लेकिन धर्म का बाहर में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये टीएमसी का हक साहब का भी एक ही बात है, वो जो है ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये पोलराइजेशन कितना दिन चलेगा बंगाल में? मेरा बोलने का मतलब है ना सेंट्रल नाइदर स्टेट। ठीक है राजेश भट्ट साहब, आपको लाती हूँ जरा। कंप्लीट फेलियर। ठीक है राजेश भट्ट साहब, अगर पूरी तरीके से कोई भी चुनाव और किसी भी राज्य का चुनाव हो, चलिए आज तो बात हम बंगाल की कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, उसके अलावा भी कई राज्यों में चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। अगर कोई भी चुनाव रिलीजन सेंट्रिक हो जाएगा तो क्या माहौल होगा, मुझे ये बताइए। और फिर तो खुलकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स होगी, जो पहले भी होती थी, जिस पर आरोप लगते थे। आप याद करिए 2014 से पहले आप अपीजमेंट के ही आरोप लगाते थे। आती हूँ चौधरी साहब, आती हूँ विजय जी इसके बाद। पूर्णिमा जी, हाँ बोलिएगा। पूर्णिमा जी, ममता बनर्जी की जो सरकार है पिछले 15 सालों से अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही तो कर रही है। और कर क्या रही है? बंगाल में हमेशा जो है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के बदले वो कलेक्टिव पॉलिटिक्स के बदले वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स में है। आज देख लीजिए आज बंगाल की क्या स्थिति है। अभी हमारे चौधरी साहब प्रवक्ता साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि कांग्रेस की ये केंद्र की योजनाएं कितनी मिली हैं। अरे उन्हें यह भी बताना चाहिए कि केंद्र की कितनी योजनाओं को वहां लागू नहीं किया गया है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते हैं? देखिए केंद्र सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और तमाम प्रदेशों के समेकित और समावेशी विकास की बात करते हैं। सबका साथ विकास, सबका विकास का नारा देते हैं और इन्हें लगता है कि ये कोई अलग देश है। आप समझ लीजिए कि आज माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी ना मां को बचा पा रही हैं, ना माटी बची और ना मानुस वहां सुरक्षित है। आज मानुस त्राहिमाम की स्थिति में है बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, और घुसपैठियों से भर गया है वहां का माटी। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? बंगाल लगता नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का एक पार्ट है। आज ममता जी ने जो बंगाल की दशा कर रखी है, आप देख रही हैं ना, तमाम भ्रष्टाचारों का वहां अंबार फैला हुआ है और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण में ममता दीदी खुद खड़ी हो जाती हैं। जब किसी पे कार्रवाई की बात होती है ममता दीदी आड़े हाथ बीच में आ जाती हैं। तो इन सब चीजों से लगता है कि वहां कानून का क्या स्थिति है, लोगों की स्थिति क्या है और केंद्र की योजनाओं का कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है। आप देख रही हैं आयुष्मान भारत योजना जो सबके लिए जरूरी है, पूरे देश में लागू है, बंगाल में नहीं लागू हो पा रही है। अभी हमारे चौधरी साहब बहुत गरज कर कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, सुर में सुर मिला रहे थे। अरे यही कारण है कि पूरे देश से आप फांसी पे चले गए, पूरे देश में आप हैं कहीं। गलती हुआ आने वाले दिनों में जहां है भी वहां भी खत्म हो जाएगा। हम लोग टीएमसी का, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बंगाल में इस बार परिस्थितियां बदली हैं और बंगाल के इस बार के चुनाव परिणाम जब 4 मई को आएंगे तो निश्चित तौर पर वहां का फिजा बदला हुआ नजर आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी।